पाकिस्तान भारत कशीदगी बदस्तूर जारी है, उस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा हमने अमेरिका के सदर के हवाले से बात करनी है। उन्होंने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और इंडिया में जिस तरह से तैयारियां जारी हैं, उनकी फ़ज़ाइया मशकें कर रही है। जिस तरह पाकिस्तान में रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मोटरवे को, इसी तरह से इंडिया की तरफ से इस्तेमाल किया गया है उनके एक्सप्रेसवे को। इन पर भी बात करनी है। इसके अलावा हमने कौमी असम्बली का इजलास भी आज देखना है, जिसमें पहलगाम पर बहस की जाएगी। आज कितने दिन हो गए, 22 अप्रैल को ये सानिया हुआ, ये वाक़या हुआ। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए, धमकियां दी गई और इनको इजलास याद आया आज 5 मई को, 22 अप्रैल के बाद। इसके साथ साथ हमने बात ये भी करनी है कि आज एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है, वो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल है। सबसे पहले यहीं से शुरू कर ले, तो उसके बाद बाकी खबरों पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। ये फैसला क्या हो सकता है? 55 समातें इस हवाले से हो चुकी हैं, आज 56वीं समात है, तो आज फैसला आने का इम्कान है। फौरी तौर पर फैसला आएगा या फैसला महफूज किया जाएगा। हो सकता है कि मुख्तसर फैसला आज ही सुना दिया जाए। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या ये मुतफ़िका फ़ैसला होगा या फिर मुनक़िसम फ़ैसला होगा? अगर इसको रद्द करना होता और अदालत वो होती जो काजी फ़ाइज़ के पहले जज साहबान मौजूद थे, या फिर अमीनुद्दीन साहब जो आइनी अदालत के सरबराह बने हुए हैं, उससे पहले अगर ये फ़ैसला आया होता, अगर जज उस दौर के होते तो फ़ैसला कुछ और होता। लेकिन अब ये फ़ैसला क्या होगा? मुतफ़िका फ़ैसला हो सकता है क्या? मुतफ़िका से मतलब यह है कि फ़ौजी अदालतों को जायज़ करार दे दिया जाएगा, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को। तो इस हवाले से राय मुख्तलिफ नज़र आ रही है जज साहबान की। हालांकि इन सब को इकट्ठा इसीलिए किया गया था कि वही फ़ैसला दें जो इनको बता दिया जाए, जो इनको समझा दिया जाए। तो ये फ़ैसला जो कानून के माहिर हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो अदालतों को कवर करते हैं रिपोर्टर, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुनक़िसम फ़ैसला आएगा। 4 जज एक तरफ होंगे, 3 जज एक तरफ होंगे। उनकी तरफ से कैटेगराइजेशन भी कर दी गई कि कौन कौन से जज इसके हक में फ़ैसला देंगे और कौन से जज इसकी दूसरी साइड पर जाएंगे। तो ज़्यादातर की तरफ से कहा गया अमीनुद्दीन साहब, उन्होंने तो ज़ाहिर है कि इधर ही होना, और अज़हर हसन रिजवी साहब, उन्होंने भी इधर ही होना, अमीनुद्दीन साहब के साथ होना है। मोहम्मद अली मज़हर के हवाले से भी यही कहा जा रहा है और चौथे जज उनके साथ शामिल किए गए हैं। शाहिद बिलाल हसन ये लाहौर से गए थे। हैरान कौन होगा अगर ये इस कैंप में चले जाते हैं। इनको दूसरे कैंप में कभी समझा जाता था। अब जिस तरह से समात हुई है, जिस तरह से जजों के रिमार्क्स आते रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ये 4 जज साहबान इसको जायज़ करार दे देंगे कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। बाकी रह गए 3 जज साहबान, उनमें एक मुसर्रत हलाली हैं, दूसरे मंदू खैल साहब हैं और तीसरे उनमें जज साहब हैं नईम अफ़गान। जिस तरह से समातों के दौरान इनके रिमार्क्स आते रहे हैं लोगों की तरफ से, ख़ुसूसी तौर पर जो इसको कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि 3 जज साहबान फैसले में शामिल नहीं होंगे, वो इसको मुस्तरद कर देंगे। लेकिन मुझे नजर आता है कि मंदू खैल साहब ऐसा फैसला देंगे कि इधर भी नजर आए कि हमारे साथ हैं, उधर भी नजर आए कि हमारे साथ हैं, लेकिन ये साथ उनके ही होंगे जिधर अमीनुद्दीन साहब जाएंगे। तो देखते हैं कि आज ये क्या फैसला आता है। सेनेट का इजलास हो चुका था, उसमें मुतफ़िका तौर पर भारत का मुकाबला करने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात की गई थी, करारदाद पेश की गई थी। मुतफ़िका तौर पर तहरीक इंसाफ के लोग भी उसमें शामिल थे। लेकिन हैरान कौन तौर पर कल एक ब्रीफिंग होती है DGISPR साहब की तरफ से, उसमें शमूलियत की जाती है और इसके साथ साथ अता ताड़ साहब भी वहाँ पे बैठे होते हैं। और अता ताड़ साहब जिस तरह से बैठते हैं, ऐसे लगता है जैसे बोतल में जिनको बंद करके बिठा दिया गया है। तो वहाँ पे चूंकि अता ताड़ साहब थे, ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्रीफिंग होने जा रही। DGISPR की तरफ से बताया जा रहा था कि हमारी तैयारियाँ किस तरह से हैं, और उस ब्रीफिंग में भी ये ऐलान किया गया कि भारत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये ब्रीफिंग मज़ीद मौसर भी हो सकती थी। वज़ीर इत्तलात को साथ बिठाने की मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत थी। वहाँ पे अगर बैठना था तो फिर इसहाक डार साहब बैठते, या फिर वज़ीर दिफा को बिठा लिया जाता। जैसे ही वज़ीर दिफा हैं, फॉर्म 47 वाले हैं या जैसे भी हैं, वज़ीर दिफा होते तो ये मज़ीद मौसर होती ब्रीफिंग। ये वज़ीर इत्तलात, इनकी अपनी कितनी साख है, उनसे भी इनकी साख गई गुजरी है। हो सकता है कि कई लीडरों की तरफ से महज इसलिए इस ब्रीफिंग में
शिरकत ना की गई हो कि इसमें अता तारड़ साहब बैठे हुए हैं, अता तारड़ साहब ब्रीफिंग देंगे। इन्होंने खाक ब्रीफिंग देनी थी। बहरहाल DGI-SPR की तरफ से बताया गया कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कौम भी यही चाहती है। चलते हैं अमेरिका में ट्रंप की तरफ से यू टर्न लिया गया है, बहुत बड़ा उन्होंने यू टर्न लिया है, जिससे दुनिया की नींदें जो हराम हो चुकी थी उन्होंने थोड़ा सा सोख का सांस लिया है। खुसूसी तौर पर अमरीकियों ने जिस तरह से ट्रंप अपनी पॉलिसियों को लेके चल रहे हैं, कोई बंदा इनसे राजी खुश नजर नहीं आता। जिस तरह से इनकी तरफ से ऐलानात किए गए, जिस तरह के इनके इकदाम हैं, उससे हर कोई इनके खिलाफ हो चुका है। दुनिया की मुईशत डूब रही है। इनकी तरफ से चंद महीने पहले कहा गया था कि मैं तीसरी मरतबा भी सदर बनूंगा, मैं तीसरी मरतबा भी इंतखाबात में हिस्सा लूंगा। जबकि जंग अजीम दोम के बाद अमेरिका के आइन में 22वीं तरमीम की गई, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी बंदा तीसरी मरतबा सदर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन ट्रंप की तरफ से कहा गया कि मैं तीसरी मरतबा इलेक्शन लड़ूंगा। अब उनकी तरफ से कहा गया है कि मेरा तीसरी मरतबा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो इस पर दुनिया ने खसूसी तौर पर अमरीकियों ने सोखा सांस लिया। ना सिर्फ अमरीकियों ने बल्कि पड़ोसी मुमालिक ने भी, जिनका अरसा हयात ट्रंप की तरफ से तंग कर दिया गया है, जिनमें कनाडा है, मैक्सिको है, डेनमार्क है, ग्रीनलैंड है, इनकी तरफ से भी शोक का सांस लिया गया है। ट्रंप साहब तीसरी मरतबा इलेक्शन नहीं लड़, वैसे आइन में गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेना था अगर ये तीसरी मरतबा इलेक्शन लड़ना चाहते। इलेक्शन में क्या इन्होंने जीत जाना था? आज की अगर बात की जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन कल की सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। ये अभी ट्रंप की तरफ से कहा गया कि मैं तीसरी मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अभी उनके 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। उनकी आईनी मुद्दत जो शुरू हुई है उसमें अभी चंद माह ही गुजरे हैं। तो हो सकता है कि ट्रंप की तरफ से एक और बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया जाए, लेकिन सरदस्त यही है कि उनकी तरफ से ये यू टर्न लिया गया है कि वो तीसरी मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इसराइल और ईरान के माबैन बराह रास्त जंग का खतरा पैदा हो गया है। ये बड़ी हैरान कुन खबर है कि हौसियों की तरफ से, बागी हौसियों की तरफ से यमन से फायर किया गया मिसाइल और उसने निशाना ले लिया तेल अवीव में उनके हवाई अड्डे का। वहाँ पे नुकसान हुआ, कई लोग जख्मी हुए। तो इसराइल की तरफ से हो सकता है कि अपनी हलाकतों को छुपाया जा रहा हो। तो सिस्टम का क्या बना जो अमेरिका की तरफ से इसराइल को दिया गया है? जैसे ही मिसाइल गिराकर कोई उनकी सरहद में दाखिल होता है उसको तबाह कर देता है, लेकिन वो सिस्टम नाकाम हो गया। तो यमन के मिसाइल ने जो निशाना बांधा था उस पर वो फायर हुआ, उस पर गिर गया। तो इसराइल की तरफ से धमकी दी गई है। किसको धमकी दी गई है? तीसरी तरफ उन्होंने धमकी दे दी है ईरान को कि ईरान की तरफ से ये सारा कुछ करवाया गया है, हम ईरान पर हमला कर देंगे। तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर हमला किया गया तो हम भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, फौरी तौर पर हमले का जवाब दिया जाएगा। इधर एक तरफ जंग लगने को फिर रही है पाकिस्तान और इंडिया की, और उधर हमने देखा कि किस तरह से फ़लस्तीन और इसराइल एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। वहाँ पे किस तरह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया जा रहा है, जबर किया जा रहा है, शहादतें हो रही हैं और एक और जंग तैयार हो रही है। कतर को भी इसराइल की तरफ से धमकी दी गई है कि आपने हमारे साथ जो वादे किए थे, जो दावे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो कतर ने भी कह दिया है कि नहीं, हमने कोई तुम्हारे साथ ऐसा वादा या दावा नहीं किया था जिसको पूरा नहीं किया। बहरहाल कतर की कोशिशों से फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जंग बंदी हुई थी। वो जंग बंदी कहाँ गई, उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई, बल्कि इसके साथ साथ एक और नई जंग का भी खतरा पैदा हो गया है। बाकी इंडिया की तरफ से तैयारियां जारी हैं पाकिस्तान पर हमले के हवाले से। उन्होंने जिस तरह से तैयारियां की थी उनमें मजीद भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास ये खबर आई थी कि इंडिया के कोई जहाज़ों की तरफ से एक्सप्रेस वे पर लैंड करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। ये खबर भी दुरुस्त साबित नहीं हो सकी। अब ये खबर है कि वहाँ पे इंडिया के तैयारों ने यूपी में लैंड करने की ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उन्होंने लैंड किया। उनके सुखोई जहाज़ों ने, उनके मिराज जहाज़ों ने, उनके तेजस जहाज़ों ने और उनके राफेल जहाज़ों ने वहाँ पे लैंडिंग भी की, टेक ऑफ भी किया और इंडियन की एक बड़ी तादाद देखने के लिए वहाँ पे मौजूद थी। तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां तो जारी हैं, पाकिस्तान भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। बहरहाल भारत के जो 4 जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आए थे उस हवाले से ये भी हमारा ये दावा था, हमारे मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया था कि इंडिया के जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान के जहाज़ बिल्कुल अलर्ट थे और उनको वापस जाने पर ना सिर्फ ये कि मजबूर कर दिया गया बल्कि उनके सिस्टम को भी जाम कर दिया। सिस्टम जाम होने की वजह से वो जहाज़ अम्बाला से उड़े
تھے वहीं पे उन्होंने लैंड करना था, लेकिन उन्होंने श्रीनगर में लैंड कर लिया. तो ये सिस्टम पता चला है कि पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है. बाकी राफेल तैयार जिन पर भारत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है. इन जहाज़ों के बारे में इंडिया ही में कांग्रेस के एक मेंबर की तरफ से कहा गया है कि हमने, इंडिया ने, इस हुकूमत ने, मोदी सरकार ने अपने जहाज़ों को लीमू और मिर्चें बांध कर खड़ा कर दिया है. ये लीमू और मिर्चें क्या होता है, तो जब इस हवाले से थोड़ी सी तहकीक की गई तो किसी को नजर बद से बचाने के लिए लीमू बांध दिए जाते हैं. एक लीमू होता है, 7 हरी मिर्चें होती हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने एक छोटा जहाज़ भी दिखाया अपने हाथ में. उन्होंने कहा कि ये देखें, इस तरह से इन्होंने लीमू और मिर्चें बांध के अपने राफेल तैयारों को अड्डों पर खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमला किया गया पहलगाम में, उसका फौरी तौर पर जवाब दिया जाना चाहिए था, लेकिन इनके जहाज़ मिर्चें और लीमू बांध कर खड़े कर दिए गए हैं. चलते चलते यही बात कर लें कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान दिफा के लिए तैयार है. भारत अगर जारहियत करता है तो पाकिस्तान ने अपना दिफा करना है. लेकिन बात हमने यहाँ पे ये करनी है कि दिफा हमने करना है भारत के मुकाबले में, लेकिन हमारी हिकमत अमली वो बयानिए की हद तक वो दिफाई नहीं होनी चाहिए. उसमें एग्रेशन होना चाहिए, उसमें जारियत होना चाहिए, लेकिन वो कहीं पे नजर नहीं आ रही. भारत इल्जामात पे इल्जामात, धमकियां पे धमकियां दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, हमारी रजीम की तरफ से ऐसा बयानिया सामने नहीं आया. हमारा बयानिया तो बड़ा मजबूत है, बड़ा स्ट्रांग है. जैसा कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर बार बार दहशतगर्दी करवाई जाती है, जाफर एक्सप्रेस आपके सामने है. इससे पहले भी कितने दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हो गए, लेकिन हमारी रजीम की तरफ से दिफाई हिकमत अमली अपनाई जा रही है, जिसको डरपोकी, जिसको बुज़दिली ही से ताबीर किया जा सकता है. इसके साथ इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.